हेलो स्टूडेंट्स। अभी एक नया चीज़ जो भी काफ़ी चर्चा में आया है वो है गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स को संचालित करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन, क्या नियम कानून होना चाहिए। अभी तक ऐसा था कि कोचिंग अपने ढंग से मनमानी कर रहे थे, अपने ढंग से कुछ एडवर्टाइज कर रहे थे, कुछ से कुछ लिख कर प्रमोट कर रहे थे, बहुत यंगस्टर बच्चों को रास्ते से भटका रहे थे। इस तरह के कुछ एक्टिविटीज से रिसेंट डेज में देखा गया है, काफ़ी यंगस्टर का सुसाइडल टेंडेंसी इधर देखा गया है कि विकसित हुआ है उन सब बच्चों में, और काफ़ी निराशाजनक की प्रवृत्ति डेवलप हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंतिम में सरकार को भी इंटरफेयर करना पड़ा। तो जो हमारा सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसमें इंटरेस्ट लेते हुए जो गाइडलाइंस है कोचिंग सेंटर्स के लिए, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के लिए, उनको गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को जारी किया है। और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन मिनिस्ट्री का है। डिपार्टमेंट ऑफ जो डिसीजन लिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका बैकग्राउंड हम लोग कुछ देख लें तो जो ये पीडीएफ जो उस वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, the issue related to the private coaching centers more so in context of rising student suicidal case, फायर इंसिडेंट्स। कई कोचिंग में देखा गया है कि इस तरह से, स्पेशली गुजरात में देखा गया कि कोचिंग सेंटर में आग लग गया जिससे स्टूडेंट किसी तरह से खिड़की से जंप कर करके भागे और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे उनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी कुछ हमें बैकअप चाहिए। तो फायर इंसिडेंट की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लैक ऑफ फैसिलिटीज, वहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी ठीक से नहीं होती है। मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाने का तरीका है वो भी ऐसा कुछ होते जा रहा है जो बिल्कुल कॉमर्शियल होते जा रहा है। उनको स्टूडेंट क्या कर रहा है, मर रहा है, जी रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं। बस टीचर का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, बेसिकली यहाँ पर टीचर इन्वॉल्व है ही नहीं, टीचर बहुत कम इन्वॉल्व है। इसके हर टीचर के पीछे देखेंगे कि एक बहुत बड़ा एक बिजनेस जो है वो जुड़ा हुआ है, वो उस टीचर को हायर कर रहा है। तो बेसिकली जो ओरिजिनल टीचर है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग जो है, ये सब चीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अटेंशन दिया, ध्यान दिया कि आखिर इस तरह की एक्टिविटीज़ क्यों हो रही है, ये हमारे आने वाले फ्यूचर्स को, यानी हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में गाइडलाइन दिया गया है जिसको आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं। ये आपको पीडीएफ आपको लिंक में आपको मिल जाएगा। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ द गाइडलाइंस, नीड फॉर द गाइडलाइंस, डिफिनीशन, सब चीज़ को डिफाइन किया गया है एक एक चीज़ को बहुत प्रॉपर ढंग से। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोचिंग सेंटर कितना इम्पोर्टेंट है और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या शर्तें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में है। डॉक्यूमेंट्स जो है क्या क्या जरूरत चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, उन सब को इम्पोर्टेंट है। फीस का भी रेगुलेशन है कि फीस किस आधार पे और किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए एक इंस्टीट्यूशंस के लिए स्टूडेंट के हिसाब से। क्यूरिकुलम, क्लास एज और कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब अगर कोचिंग सेंटर है तो उसका एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए, एक अपना उसका आचार चाहिए, आचार नियम कानून चाहिए। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट बाय द कोचिंग सेंटर, उसको भी ये लागू करना चाहिए। काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट चाहिए। इसमें है कि कोई स्टूडेंट है जो किसी वजह से एकेडमिक प्रेशर है या किसी तरह का बहुत ज़्यादा प्रेशर को हैंडल कर रहा है, वैसी स्थिति में उस इंस्टीट्यूशन में मोटिवेशनल भी रहना चाहिए जो कि इन बच्चों को गाइड कर सके कि आपको जो इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका लाइफ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप कभी भी ग्रहण कर सकते हैं। अभी चूंकि इस तरह से कंपटीशन का होड़ हो गया है ना कि लोग अपना फ्यूचर या अपना फ्यूचर बस एक जॉब में देख रहा है, तो उस वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। इस तरह से सुसाइडल टेंडेंसी और डिप्रेशन का केसेस काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। और मेंटल हेल्थ हेल्थ प्रमोशन के लिए कुछ इसमें फ्रेमवर्क भी दिया गया है। इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये सब चीज़ के बारे में दिया है। डिस्क्लोजल ऑफ कंप्लेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, पेनाल्टीज के लिए भी कंडीशंस दिया है। इन सब चीज़ों को हम लोग पेनाल्टी के लिए भी दिया 25,000, 1 लाख। और इस तरह से है किस हद तक अगर उस नियम को फॉलो नहीं किया जा सकता है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी उस इंस्टीट्यूशन का कैंसिल किया सकता है। अगर किसी वजह से या कुछ गलत इंटेंशन से मान लीजिए किसी कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द होता है तो वैसी स्थिति में प्रोसीजर फॉर अपील भी है। आप अपील भी कर सकते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले हैं कि हाँ, मेरा
जो कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ वो सही नहीं है। तो उस आधार पे आपका एक अपील करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए एक वेबसाइट बनाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसपे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और वहाँ पर आप इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग समझते हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स के लिए नया गाइडलाइंस जारी किया गया उसके बारे में। तो बेसिकली ये है हमारा न्यू कोचिंग गाइडलाइंस, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए 2024 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया है प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो न्यू कोचिंग सेंटर गाइडलाइंस, अब इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में हम लोग जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर के लिए यानी कोचिंग केंद्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब दिशा निर्देश में क्या कहा गया है? दिशा निर्देश में सबसे पहले कोचिंग केंद्रों को पंजीकरण की बात कहा गया है कि आप कोचिंग तभी चला पाएंगे जब आपको कोचिंग का रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए भी शर्त है कि किसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, किसको परमिशन मिलेगा। तो सबसे पहला चीज है जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया वो है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोई व्यक्ति कोचिंग केंद्र के पंजीकरण कराने के बाद ही वो कोचिंग प्रदान करेगा या कोचिंग केंद्र स्थापित करेगा, संचालित करेगा या प्रबंधित करेगा या फिर उसका रख रखाव करेगा। यानी पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रजिस्ट्रेशन। दूसरा, 3 महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। 3 महीना जैसे आज कोचिंग खोले तो 3 महीने के भीतर जो है आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप वहाँ पे आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। तीसरा है कि पंजीकरण, मान लीजिए कि आपका जो पंजीकरण है वो 1 साल के लिए था और वो पंजीकरण का तिथि समाप्त हो रहा है, तो पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से 2 महीने पहले पंजीकृत कोचिंग केंद्र को पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, उसको रिन्यूअल नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। यानी जिसका पहले लाइसेंस जिसका रद्द हो रहा है या फिर टाइम एक्सपायर हो रहा है तो 2 महीना पहले ही इसको रिन्यूअल के लिए आवेदन करेगा। और नेक्स्ट है, सरकार कोचिंग केंद्रों को पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वेब पोर्टल भी बना रही है कि आप ऑनलाइन भी अपनी कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अगर उसको फिजिकल उस इंस्टीट्यूशंस को अगर देखना होगा तो वहीं से एक टीम बनाया जाएगा और कभी भी सडन उस इंस्टीट्यूशन उस सेंटर पे जाएंगे और वहाँ की स्थिति को देखेंगे कि क्या ये रजिस्ट्रेशन के लायक है या नहीं है। तो सबसे पहला चीज था वो था रजिस्ट्रेशन के लिए नियमावली बनाया। नेक्स्ट है, अब है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कंडीशंस इसमें डालने होंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या शर्त है? रजिस्ट्रेशन के लिए शर्त है जैसे कि कोई भी कोचिंग केंद्र स्नातक यानी ग्रेजुएट से कम योग्यता प्राप्त ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा। यानी कोई भी कोचिंग सेंटर में जो स्टूडेंट ग्रेजुएट नहीं है, जो टीचर ग्रेजुएट नहीं है, वो वहाँ पे नहीं पढ़ाएगा। मतलब मिनिमम जो है वो क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन प्राइवेट कोचिंग सेंटर इज ग्रेजुएशन। तो कोई भी कोचिंग केंद्र स्नातक से कम योग्यता प्राप्त ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा। ये पहला कंडीशन है रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा, अभिभावकों या छात्रों को कोचिंग केंद्र में नामांकन कराने के लिए भ्रामक वादे या रैंक या अच्छी अंक की गारंटी नहीं देगा। बहुत सारे कोचिंग होते हैं जो बताते हैं कि आप मेरे यहाँ पढ़ेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा, या फिर कहते हैं कि 99% जो है आपका मार्क्स आएगा, या फिर कुछ कहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, या फिर कुछ कहेंगे कि हमारे यहाँ अभी तक 90% स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, या फिर बोलेंगे हमारे यहाँ 1000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन भाई आपको बताना होगा कि आपके यहाँ कितना स्टूडेंट पढ़ रहे थे। अगर आपके यहाँ 1 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे थे उसमें से 1000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, ये चीज़ आपको बताना होगा स्पष्ट रूप से। तो ये जो भ्रामक जो आजकल एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे फेक न्यूज़ है, कुछ से कुछ जो है एडवर्टाइजमेंट में दे दिया जा रहा है, जिससे कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब टीनेजर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, बहुत चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा कैसे होगा। अब स्वाभाविक है 100 सीट है और वहाँ पे बताएंगे कि ये आप 1 लाख या 1000 बच्चे एडमिशन ले रहे हो, बोलें कि आप सभी को 100% सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल ही भ्रामक टाइप का लगता है। तो इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान में रखेगा जो पंजीकरण के शर्त के अंदर आता है। तीसरा है, 16 वर्ष से कम आयु के छात्र का नामांकन नहीं करेगा। कोई भी छात्र है वो 16 साल से कम उम्र के हैं तो वो
इंस्टीट्यूशन यानी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में नहीं जाएंगे। या छात्र का नामांकन जो है माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए, यानी माध्यमिक स्कूल का परीक्षा जब हो गया 10+2 हो गया उसके बाद ही उन बच्चों का नामांकन होगा, ये कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट यानी चौथा हम देखें तो कोचिंग की गुणवत्ता, सुविधाओं, छात्रों के नतीजों से जुड़े किसी भी दावे से संबंधित कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा किसी भी ट्यूटर या व्यक्ति के सेवाएं नहीं लेगा जिसे किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। मतलब वैसे कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएंगे जो किसी भी अपराध के लिए उनको दोषी ठहराया गया है। नेक्स्ट है, कोचिंग केंद्र के पास में ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं, फीस, कोचिंग करने वाले छात्रों की संख्या, अंततः उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल छात्रों की संख्या, ये सब का अपडेटेड विवरण देने वाली एक वेबसाइट होगी। मतलब कोचिंग केंद्र के पास में जो भी कोचिंग सेंटर उनके पास में कौन से ट्यूटर्स हैं और उन ट्यूटर की क्या योग्यता है। दूसरा चीज, पाठ्यक्रम वो कितना दिन में उस सिलेबस को, उस पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। तीसरा चीज, अगर उनको छात्रावास की सुविधा देते हैं, अगर छात्रावास का हॉस्टल फैसिलिटी है तो छात्रावास का भी रेगुलेट किया जाएगा। दूसरा, उसमें कितना फीस लिया जा रहा है, कोचिंग करने वाले छात्रों की कितनी संख्या है, और अंततः उस प्रवेश परीक्षा में या फिर उसमें पास करने वाले कितने लोग हैं, उन सब का भी एक अपडेटेड विवरण हर एक कोचिंग सेंटर के अपना वेबसाइट पे इसको ऐड करना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए हमारे पंजीकरण करने के लिए शर्त। अब है कि कोचिंग संस्थाओं में जो शुल्क ली जा रही है उसको भी कंट्रोल करने के लिए, उसको भी रेगुलेट करने के लिए सरकार प्रयास की है, क्योंकि इसमें भी देखा जा रहा है कि काफ़ी मनमानी हो रहा है। तो पहला चीज़ देखें तो विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए जो ली जाने वाली ट्यूशन फीस होती है वो उचित और तर्कसंगत हो। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इस क्लासेज के लिए, इस कोर्सेज के लिए इतना फीस उचित है और मतलब लॉजिकल भी सही लगता है, तर्कसंगत है। और इसका प्रॉपर जो रसीद है वो भी उपलब्ध कराया जाएगा उन बच्चों को या फिर उन बच्चों के गार्जियंस को। तो फी के मामले में है इंस्ट्रक्शन। दूसरा है, कोचिंग केंद्र नामांकित छात्रों को नोट्स और अन्य सामग्री बिना किसी अलग फीस के प्रदान किए जाएंगे। मतलब अगर जो बच्चा एडमिशन लिया, एडमिशन में उसी फी में आपको उसको नोट्स भी देना होगा या फिर उसको और भी जो अन्य सामग्री है उसके लिए आपको अलग से पैसा नहीं लेना होगा। जैसे कुछ होता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो कि बुक्स के लिए बोलेंगे, अपना ही बुक को वहाँ पर रिकमेंडेशन करेंगे कि हाँ इस बुक को आप लीजिए। दूसरा चीज़ है, कुछ बैग वगैरह देखते हैं उसके लिए अलग से फ़ी लेते हैं, कुछ कॉपी देते हैं उसका अलग से फ़ी लेते हैं। तो जो भी नोट्स है या फिर जो अध्ययन के लिए जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वो उसके लिए अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। जो फीस लेंगे वो वन टाइम लेंगे, एक साथ जो लेंगे वही लेंगे। नेक्स्ट है, यदि छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए पूरा भुगतान कर दिया है और निर्धारित अवधि के बीच में ही वो पाठ्यक्रम छोड़ देता है तो छात्र को शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई फीस में से अनुपातिक आधार पर 10 दिनों के भीतर शेष राशि को वापस कर दी जाएगी। यदि छात्र कोचिंग केंद्र के छात्रावास में रह रहा है तो छात्रावास की फीस और मेस फीस आदि भी वापस कर दी जाएगी। मतलब मान लीजिए कि 6 महीना का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है, आप बच्चों से कुछ 10,000 या फिर जो भी है कुछ आप राशि लिए हैं, या फिर मान के चलिए कैलकुलेशन के लिए 6,000 मान के चलिए राशि आप बच्चे से लिए हैं 6 महीना कोर्स के लिए। अब उसमें बच्चा है कि 4 महीना पढ़ने के बाद में वो क्लास छोड़ना चाहता है, तो बाकी जो बचा यानी 2 महीना का जो फी जो कि 2,000 हुआ, उस फी को आपको लौटा देना है जब वो बच्चा उस क्लास को छोड़ेगा। तो इस तरह से क्या है कि बच्चों के पास में एक ऑप्शन रहेगा कि हाँ मैं इस पढ़ाई से, इनके पढ़ाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो जब चाहे तब वो उस जगह को छोड़ सकता है और इसके लिए उसको पैसे भी वापस मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें फी के लिए भी रखा गया है मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है, किसी भी परिस्थिति में वो फीस जिसके आधार पर किसी विशेष पाठ्यक्रम अवधि के लिए नामांकन किया गया है उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान नहीं बढ़ाया जाएगा। मान लीजिए कि बीपीएससी पीटी के लिए 6,000 का कोर्स रखा गया है, आप इस बीच में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप जो है कुछ दिन पढ़ाने के बाद कहेंगे कि नहीं अब ये फी 8,000 होगा। मतलब आप जब एक बार इंस्टीट्यूशन से यानी जो बच्चे एडमिशन ले लिए जितना फी पे हुआ, जब क्लासेज स्टार्ट हो गए तो बीच में उनसे किसी प्रकार का
पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उनका फीस नहीं बढ़ाया जाएगा। तो फ़ी रेगुलेशन करने के लिए भी बहुत बढ़िया ढंग से एक कोचिंग संस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए, स्पेशली फ़ी के केस में खासकर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यहीं पे प्रभावित होते हैं फ़ी के केस में, क्योंकि बहुत मुश्किलों से वो पैसा को जमा करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम इस पैसे के बदले में हम अच्छी से शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन किसी वजह से वो संतुष्ट नहीं हो पाते। उनको लगता है कि नहीं, शायद जो मैंने इतना मेहनत से जो पैसा लाया, गार्जियन से किसी तरह के पैसे इंतजाम करके लाया, शायद वो उस पैसे के उपभोग के लायक सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहे तो स्टूडेंट के हाथ में ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, वो है सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम और कक्षाओं के बारे में। तो उसके बारे में क्या कहा गया है? उसके बारे में बताया गया है कि कोचिंग केंद्र निर्धारित समय में अपने सिलेबस को, अपने कक्षाओं को पूरी करने का प्रयास करेगा। उस वजह से कभी कभी थोड़ा सा चेंजिंग होता है तो उतना चलेगा। स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के उनके संस्थानों के समय के दौरान कोचिंग कक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। मान लीजिए कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि 9-10 के बच्चे हैं, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर 12th के बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस दौरान अगर उनके स्कूलिंग के दौरान अगर कोचिंग चलता है उस समय के दौरान, तो उस तरह का बच्चों का एडमिशन नहीं लेना है। ऐसे कक्षाओं को आयोजित नहीं किया जाएगा और ये सुनिश्चित करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम या कक्षा समय सारणी को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि छात्रों को आराम करने का और पढ़ाई करने के लिए और फिर से पुनः तैयार होने का समय मिले, उन पर किसी तरह का अतिरिक्त दबाव नहीं बने। मतलब आप सिलेबस कुछ तरह से कह सकते हैं, चाहे आप ही टाइम टेबल कुछ इस तरह से करें कि स्टूडेंट बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंफर्टेबिलिटी हो, मतलब उनका जो मेंटल प्रेशर है वो थोड़ा कम हो। दरअसल इन सब के पीछे एक ही कहानी है कि जो देखा जा रहा है कि मेंटल प्रेशर में बहुत सारे बच्चे कुछ गलत हरकतें कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस देश के शिक्षा मंत्रालय को इस पर नजर गया। नेक्स्ट है, कोचिंग केंद्र सुनिश्चित करेगा कि छात्रों और शिक्षकों को साप्ताहिक अवकाश मिले। मान लीजिए सप्ताह में एक दिन, जैसे संडे को होता है, तो संडे नहीं तो कोई और दिन सही, लेकिन एक दिन साप्ताहिक अवकाश मिलना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन कोई मूल्यांकन परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा नहीं होगी। मान लीजिए का छुट्टी है, उसके अगला दिन आप किसी प्रकार का टेस्ट नहीं ले सकते हैं, तो साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन कोई मूल्यांकन परीक्षा या अन्य परीक्षा नहीं होगी। आप एक दिन पहले कर सकते हैं। सबसे बेहतर होता है कि अगर संडे को आप छुट्टी देना चाहते हैं तो सैटरडे को आप टेस्ट ले लें और संडे को आप रिलीज कर दें, ऑनलाइन रिलीज कर दें, ताकि स्टूडेंट भी देखें उससे और उनको अच्छा भी लगेगा। कोचिंग केंद्र इस तरह से कोचिंग कक्षाएं संचालित करेगा कि यदि किसी भी छात्र के लिए अत्यधिक न हो और एक दिन में 5 घंटे से अधिक न हो, यानी कोचिंग केंद्र इस तरह से कोचिंग संचालित करेगा कि किसी भी छात्र के लिए ज़्यादा नहीं हो और एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा नहीं उनको पढ़ना पड़े। कोचिंग का समय, दूसरा चीज़ है कोचिंग का समय ना तो सुबह, बहुत सुबह में होना चाहिए अर्ली मॉर्निंग, और ना ही लेट नाइट तक होनी चाहिए। इस चीज़ को भी इसमें सुनिश्चित किया गया। तो बहुत सारी चीज़ों को गाइडलाइन किया गया है। कोचिंग केंद्रों को क्या क्या करने की ज़रूरत है? प्रत्येक कक्षा या बच्चों में नामांकित छात्रों की संख्या का पूरा विवरण जो है विवरण पुस्तिका में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा और इसको वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाना चाहिए। ठीक है, किया जाएगा। पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कक्षा या बैच में ऐसे नामांकन में वृद्धि नहीं की जाएगी। मान लीजिए कि अभी 100 बच्चों का बैच है और अचानक से फिर इसमें आप 150 बच्चे कर दिए, तो ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में प्रवेश करने के लिए जो 10+2 के बच्चे जो होते हैं, उनके अलावा छात्रों को नए कैरियर विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। मतलब ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में रहे कि अगर आप इंजीनियर नहीं बने या फिर अगर आप मेडिकल में नहीं सिलेक्शन हुआ तो आप एकदम बिल्कुल सड़क पे आ गए या फिर आप एकदम बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे, आपके जीवन में कुछ नहीं रहेगा। इस तरह का कभी नहीं मोटिवेशन देना है, क्योंकि जो हमारे पास क्षेत्र है वो असीमित है। इंजीनियरिंग को मेडिकल ही एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका कभी इस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करना है कि कैरियर विकल्प आपके पास में नहीं है। मैंने अन्य कैरियर विकल्प का भी जानकारी देना है। नेक्स्ट है, छात्रों और अभिभावकों को इस बात से अवगत कराया जाए कि कोचिंग केंद्र में प्रवेश मेडिकल, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट या लॉ, इन सब संस्थानों में प्रवेश या प्रतियोगिता परीक्षा में किसी तरह से सफलता की गारंटी नहीं दे सकता है। कोई भी कोचिंग सेंटर या छात्रों और अभिभावकों को इस बात से बताया जाएगा, प्रत्येक कोचिंग सेंटर बताएंगे छात्रों को या फिर उनके गार्जियंस को कि ये इंस्टीट्यूशंस कभी भी 100% गारंटी नहीं देता है कि आपका उस संस्थान में, जिस संस्थान की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, यानी सफलता की गारंटी नहीं लेगा। नेक्स्ट है, कोचिंग केंद्र को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के
सहयोग से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में समय समय पर विशेष सत्र भी आयोजित करना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे भी कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हो या फिर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। कोई साइकियाट्रिस्ट भी रहे जो उनकी मानसिक स्थिति को भी समझे। कभी भी लगता है कोई बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर ले रहे हैं, तो वो जो है उस इंस्टीट्यूशंस के जो भी डायरेक्टर है, टीचर है, वो उनसे इंटरेक्ट करे और उनको मोटिवेट करे। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, कोचिंग केंद्र अपने द्वारा आयोजित की गई मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम को सार्वजनिक नहीं करेगा। अब ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं, उसमें यहाँ पे 10 बच्चों में बता दिया, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है मार्क्स, तो ये शायद इस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि चूंकि अब कंपटीशन है तो इस तरह से तो होना भी चाहिए। तो लेकिन जो गाइडलाइन दिया गया, हम लोग उसकी बात माने तो कोचिंग केंद्र जो अपना टेस्ट उन लोग आयोजित करता है, उसमें जो मूल्यांकन परीक्षा होता है, इवेल्युएशन होता है, टेस्ट लेता है, तो उसका परिणाम को सार्वजनिक या सभी के नज़र में नहीं करेगा। वो 10 साल स्टूडेंट अपना खुद जानेगा कि हाँ, 100 नंबर में मेरे पास 20 नंबर आया, 100 नंबर में 50 नंबर आया। लेकिन ये सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि जो कमलेश है उसको 100 नंबर में 20 नंबर आया, फलाना जो है उसको 100 नंबर में 80 नंबर आया। ये बताने की जरूरत नहीं है। ये किस चीज़ के लिए? जो कोचिंग सेंटर के द्वारा उसके अपने यहाँ ही मूल्यांकन परीक्षा लिया जाएगा, उसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें तो दिशा निर्देश की अगर अवहेलना किया जाता है तो उस पर क्या होगा? तो सबसे पहला चीज है कि पंजीकरण पंजीकरण या सामान्य शर्तों किसी भी नियम या शर्तों के उल्लंघन के मामले में कोचिंग को पहली बार 25,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। अगर इस केस को फिर रिपीट करता है, फिर उसी तरह से हरकत करता है, तो दूसरी बार उनको 1 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। तीसरा, अगर बार बार उल्लंघन या अपराध करने पर उनकी पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है कि कोचिंग केंद्र द्वारा पंजीकृत करने से मना करने या नवीनीकरण या पंजीकरण रद्द करने के आदेश को 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष उठाया जा सकेगा। मतलब अगर लगता है कि आपका सब कुछ सही था, उसके बावजूद भी आपकी कोचिंग को रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया है, तो आप इसके एवज में 30 दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हैं। इसके लिए अपीलीय प्राधिकार बनाया जाएगा और उनके समक्ष जो है इस इशू को उठाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो न्यू कोचिंग सेंटर्स गाइडलाइंस लाया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट को ध्यान में रख के ही लाया गया है, स्टूडेंट को भले के लिए ही है। इन सब चीज़ों को सरकार इस पर अटेंशन दी है, ध्यान दी है, और शायद अगर इसको सख्ती से लागू किया जा सकता है तो बहुत हद तक स्टूडेंट का सुधार किया सकता है। या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अभी जिस तरह का एक बिजनेस की होड़ में चल रही है, तो थोड़ा कंट्रोल किया सकता है। बच्चों को जरूरी है, अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन भी दरअसल उनको एक मार्गदर्शन देते हैं, उनको पर्सनल केयर कहते हैं। लेकिन अभी जो है इसको इतना कॉमर्शलाइज कर दिया गया है कि शिक्षा कहीं इसमें चर्चा ही नहीं होता है। सिर्फ चर्चा होता है कि आप कैसे उससे ज़्यादा व्यूज लाएं, ज़्यादा पैसे कमाएं। यूट्यूब पे भी देखेंगे छोटे छोटे इश्यूज के लिए लोग आपस में गाली गलौज करते हैं, लड़ते हैं। जब टीचर इस तरह का मेंटेलिटी रखते हैं तो वो स्टूडेंट्स को किस प्रकार का वो ट्रेनिंग कर पाएंगे, ट्रेनिंग दे पाएंगे? तो और वहाँ पर चूंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो कुछ से कुछ बोल रहा है, लोग उसको सुन के स्टूडेंट को बहुत अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा उतना समझ नहीं डेवलप होता है शुरुआती पीरियड में। ऐसी स्थिति में उनको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर डैमेज करता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, ये कुछ हद तक बहुत सही है। इसमें कुछ कमियां भी है जिसको कि सुधारने की भी ज़रूरत है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।